मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में फरमाया है कि मोमिनों को अपनी जानों से ज्यादा अपना नबी अजीज है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं इस वक्त जो सूरत हाल है समीउल हक शहीद, मौलाना समीउल हक शहीद की जो शहादत हुई है उसके ऊपर भी मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, और मुख्तसर गुफ्तगू जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है और अवाम तकलीफ में है मईशत की वजह से, उस पर भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन थोड़ी सी तफसील के साथ। जो सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई मुतनाज़िया फैसला आया है, जिसने पूरे पाकिस्तान को एक जबरदस्त किस्म के इस्तिराब से दो चार कर दिया है, उस पर जरा तफसील से रोशनी डालूंगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे इजाजत देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जज्बात से हटकर दलील और लॉजिक की बुनियाद पे इस मजलिस के अंदर गुफ्तगू करूं। सबसे पहले तो मैं मौलाना समीउल हक शहीद की शहादत की कबूलियत की दुआ करता हूं। वो एक बहुत बड़े इंसान थे, आलमी दीन थे, मुदब्बिर थे, मुंतजिम थे, मुहतमिम थे, एक सियासी कायद थे। उनकी शहादत पर पूरे दुनिया के मुसलमान, बिलखसूस मुसलमानान पाकिस्तान, वो शोक के अंदर हैं, और हम मुजम्मत करते हैं उन कुव्वतों का जिन्होंने इस 82 साल आलमी दीन को शहीद किया है। मौलाना समीउल हक शहीद 18 दिसंबर 1937 को अकोड़ा खटक में पैदा हुए। उनके वालिद बहुत बड़े आलिम और सियासी मुदब्बिर थे, मौलाना अब्दुल हक साहब, और 2 दफा कौमी असम्बली के वो मेंबर रहे, और खुद मौलाना समीउल हक शहीद 3 दफा हमारे इस ईवान सेनेट के अंदर मेंबर रहे। उनकी खिदमत बड़ी वसी हैं। उन्होंने दर्स तदरीस के हल्के में भी दीन और पाकिस्तान की खिदमत की। उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी अवाम की, इस्लाम की और कुरान सुन्नत की तर्जुमानी की, और उन्होंने समाज और सोसाइटी के अंदर भी अवाम को आगाही और शऊर देने के लिए अपने पॉलिटिकल जदोजहद को आगे बढ़ाया। उनकी 54 साल दीनी खिदमत है, तदरीसी खिदमत है, तसनीफी खिदमत है। उन्होंने दर्जन भर से जायद किताबें लिखी, और जो उनकी फतावा हक्कानिया है, उनकी दुनिया के कई जबानों के अंदर वो तर्जुमा हो चुका है। वो बहुत बड़े मदरसे, जिसको दारुल उलूम हक्कानिया कहा जाता है, और जिसको मगरिबी प्रेस ने जिहाद यूनिवर्सिटी गलती से या साजिश के तहत करार दिया है, और उनको फादर ऑफ द तालिबान और जिहाद यूनिवर्सिटी के चांसलर करार देते थे। और हमारे यहां भी कुछ लोग मगरिब की इत्तिबा में ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे। वो जिहाद यूनिवर्सिटी नहीं, वो कुरान सुन्नत का अजीम मरकज है दारुल उलूम हक्कानिया। वो उलूम नबूवत की अजीम नशरगाह है, और वो 54 साल इस अजीम नशरगाह में वो दीन की खिदमत करते रहे। आपको याद होगा मिस्टर चेयरमैन, इस ईवान में अक्सर लोगों को याद होगा कि उन्होंने पाकिस्तान में भी फिरकावरियत के खात्मे के लिए कोशिश की, और जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी ने भी उनको बुलाया इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए, मौलाना समीउल हक शहीद हमेशा हाजिर रहे। न सिर्फ मुल्क के अंदर भी बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए हमेशा उन्होंने कोशिश की है, और जो मुख्तलिफ अफगान धड़े हैं उनको इकट्ठा करने की हमेशा से उन्होंने आमादगी दिखाई है। यह भी आपको याद होगा कि पोलियो, जो एंटी पोलियो कैंपेन है, उस एंटी पोलियो कैंपेन को एक ताकतवर सपोर्ट अगर मिला तो वो मौलाना समीउल हक शहीद की फतवे से मिला। वो इसके पीछे खड़े थे। तो मैं उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश करता हूं। हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो उनके कत्ल के मुहर्रिकात मालूम करें। क्या उनके कत्ल के मुहर्रिकात क्रॉस दी बॉर्डर हैं, या उनके कत्ल के मुहर्रिकात कहीं वो तो नहीं है कि वो नामूस रिसालत की तहरीक में थे, और नामूस रिसालत की तहरीक में उन्होंने कहा कि मुझे वजीर आजम ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हम आसिया बीबी को रिहा करने वाले हैं। यह उनकी आखिरी तकरीर थी, और इस आखिरी तकरीर के बाद उनको शहीद किया गया। इसलिए इस बात की जरूरत है कि उनके कत्ल के मुहर्रिकात का पता चलाया जाए, और उनके कातिलों को गिरफ्तार करके अवाम के सामने लाया जाए। मोहतरम चेयरमैन सेनेट में जो सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई मुतनाज़िया फैसला आया है, मैं चाहता हूं उसके ऊपर भी इज़हार ख्याल करूं। जून 2009 के अंदर शेखुपुरा के एक जिला जो है, उसके एक गांव में ये तौहीन रिसालत का वाकया हुआ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेखुपुरा में इसकी समाअत हुई, तफसील से समाअत हुई, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेखुपुरा ने वहां पे फैसला दिया कि तौहीन रिसालत का इर्तिकाब हुआ है, लिहाजा 295C के तहत
कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा दी जाती है। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में केस चला और तवील अरसे तक चला और दोनों तरफ से दलाइल दिए गए और पूरे इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए और लाहौर हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि तौहीन रिसालत का इर्तिकाब हुआ है, इसलिए फांसी की सजा को बरकरार रखी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि यह फैसला कितना हाई प्रोफाइल फैसला था। मिस्टर चेयरमैन, आप देखें कि जब बरतानिया के पार्लियामेंट में हेड्स ऑफ होते हैं और चीफ जस्टिस का नाम लेके खड़े होकर उनकी ताजीम की जाती है। मिस्टर चेयरमैन, आप देखें कि जब यूरोपीय यूनियन इसकी तहसीन करता है, मिस्टर चेयरमैन, जब यूनाइटेड नेशन से इसकी तहसीन होती है, मिस्टर चेयरमैन, जब यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिलीजियस फ्रीडम जब इसकी तहसीन करती है और कहती है कि 295 डिस्क्रिमिनेटिव कानून है और 40 जो बाकी लोग खेत के अंदर हैं, इसी सिलसिले में उनको भी रिहा कर दिया जाए और इस कानून को खत्म कर दिया जाए, तो ये कोई छोटा केस नहीं था, ये हाई प्रोफाइल केस था। फिर इस मुल्क के अंदर कई साल से पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद थे इस हवाले से, सिर्फ 3 घंटे में फैसला किया गया मिस्टर चेयरमैन, सिर्फ 3 घंटे में। और मैं आपको ये बताऊं, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो कि क्रिमिनल साइड के जज, कभी तजुर्बा उनको नहीं रहा, उनको इस पे बैठना ही नहीं चाहिए था। और जस्टिस साहब से सईद कोसा कि जो मुमताज कादरी के केस में भी बैठे हुए थे और उनको फांसी किसी सूरत में नहीं हो सकती थी, पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं, दुनिया की किसी भी कानून के तहत नहीं हो सकती थी, लेकिन उनको न सिर्फ फांसी दी गई बल्कि चंद घंटों के अंदर उस पर अमल दरामद किया गया। उसके बाद इनको इस फैसले इस केस के अंदर जस्टिस आसिफ सईद कोसा को नहीं बैठना चाहिए था। मुझे तो बहुत अफसोस है, काज़ी कुज़्ज़ा ने फैसले के आगाज में कलिमा शहादत का तर्जुमा अंग्रेजी में भी गलत लिखा है और उर्दू में भी गलत लिखा है। जिस काज़ी कुज़्ज़ा को कलिमा शहादत का तर्जुमा नहीं आता, उस पर अफसोस के अलावा और क्या कहा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। यह बैनुल अक़वामी दबाव के अंदर दिया गया है और इसके हवाले से जो मुजाहिरे हुए, ये मुजाहिरे हक था पाकिस्तानी कौम का। पाकिस्तानी कौम अकीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसमें हुकूमत की गलती थी। इस हुकूमत ने पहले आतिफ मियां कादियानी को ले आए और जिन लोगों ने उनकी मुखालफत की, हमने उनकी मुखालफत की। हमारे बारे में कहा गया कि इनको बहरे हिंद में ऐड कर दो और क्या हम अक़लियतों को खत्म कर लें। और फिर इन्हीं हुकूमत ने सेनेट की आईटी कमेटी में एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि जो तौहीन रिसालत का गलत मुकदमा दर्ज करेगा और साबित नहीं कर सकेगा, उसे तौहीन रिसालत की सजा दी जाएगी। और फिर जब आवाम की तरफ से एहतिजाज आया, प्रेशर आया, तो उसको वापस लिया। तो इस हुकूमत ने पहले दिन से अकीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से अपने किरदार को शदीद मशकूक कर दिया है। इसलिए अवाम इसके बारे में अगर शकूक व शुबहात में मुब्तला हैं तो उनका हक है। मैं इस हवाले से जो पुरअमन मुजाहिरे हुए, हुकूमत ने वो पुरअमन मुजाहिरों की ब्लैकआउट की, पूरे पाकिस्तानी मीडिया को प्रेशराइज किया कि जो पुरअमन मुजाहिरे हुए और नामूस रिसालत और अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से पाकिस्तानी अवाम ने जज्बात का इजहार किया, उनको किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, जिसकी मैं मुजम्मत करता हूं। और जिन कुछ लोगों ने अगर तोड़फोड़ की है, कुछ लोगों ने अगर फौज के अंदर बगावत की उकसाहट की है, कुछ लोगों ने अगर वाजिबुल कत्ल के फितवे जारी किए हैं, वो उनकी सबने मुजम्मत की है। लेकिन उसकी आड़ में जायज एहतिजाज को रोकना, उसकी आड़ में जायज एहतिजाज का मीडिया ब्लैकआउट करना, उसकी आड़ में अकीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर डाका डालना, उसकी आड़ में 295C के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, यह हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब तक हमारे सर हमारे गर्दनों पर कायम है, 295C को कोई टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता। अकीदे खत्म नबूवत भी रहेगा और 295C भी रहेगा। इसलिए मैं दरखास्त करता हूं, कौम मुस्तरब है, अदालत को यह फैसला वापस ट्रायल कोर्ट के अंदर भेजना चाहिए और वापस वहां भेजकर जो एतराजात हैं, अपने एतराजात भी भेजें और वापस ट्रायल कोर्ट में भेज के इस अंदाज से इसके ऊपर इसकी प्रोसेस किया जाए, इस अंदाज से कि किसी को गुंजाइश न रहे और जो बैनुल अक़वामी प्रेशर है, उस बैनुल अक़वामी प्रेशर का जो तासुर है वो जाहिर हो जाए। मैं इस मौके के ऊपर जो वजीर आजम ने छोटे तबके का खिताब दिया, कराची से लेकर चतराल तक पूरी कौम मुस्तरब थी और वजीर आजम कहता है छोटा तबका है,
یہ چھوٹا طبقہ نہیں ہے، یہ سواد اعظم ہے، یہ پوری امت ہے۔ وزیر اعظم کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام دیا ہے، وزیر اعظم کے ان الفاظ نے ہماری زخموں پر نمک پاشی کی ہے، وزیر اعظم کے ان الفاظ نے پاکستانی قوم کی جذبات اور احساسات کو زخم پہنچائی ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چھوٹے طبقے کے یہ الفاظ واپس لے اور ان الفاظ جس پہ پاکستانی قوم کی جذبات کی توہین کی ہے، اس پہ پاکستانی قوم سے وہ معافی مانگے۔ محترم چیئرمین صاحب، جو امن و امان کی صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال تو یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق شہید ہو گئے۔ ایس ایس پی پشاور طاہر داؤڑ 10 دن ہو گئے ہیں اغوا ہیں، پورے ایس ایس پی اغوا ہیں۔ کہاں سے اغوا ہیں؟ وزیرستان سے نہیں، باجوڑ سے نہیں، محمد ایجنسی سے نہیں، اسلام آباد سے، کیپٹل ٹیریٹری سے اغوا ہے، اور ہمارے ایس ایس پی کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے ان کو اغوا کر دیا ہے۔ یہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ محترم چیئرمین صاحب، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے اور مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہماری اکانومی اس موجودہ حکومت میں پہلے ہی تھی پیراسٹک اکانومی، تو پھیلی معیشت تھی، اب تو مزید پیراسٹک اکانومی ہو گئی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ میں $30 ارب کی ضرورت ہے، ڈسپریٹلی نیڈ دا لون فرام سعودی عرب، فرام چائنا، وہ مارے پھر رہے ہیں۔ اور اس موجودہ حکومت نے جس نے کہا تھا ہم کشکول معیشت کو ختم کریں گے، انہوں نے حکومت میں آ کر کشکول معیشت کو نئی بلندیوں کے ساتھ آشنا کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت وہ کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔ جب تک ڈٹ ٹریپ کو، جو قرضوں کا پندہ ہے، اس ڈٹ ٹریپ کو پاکستانی ریاست توڑے گی نہیں، پاکستانی معیشت اپنے پاؤں کے اوپر، اپنے پیروں کے اوپر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ واقعہ ہوا توہین رسالت کا، اسی دن 5 روپے پیٹرول مہنگی کر دی گئی اور 6 روپے لیٹر وہ ڈیزل مہنگی کر دی گئی اور مہنگائی کا بم گرا دیا گیا۔ اس وقت ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں آئی جو اکتوبر کے مہینے میں ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ادویات، چائے، چینی، آٹا، گھی، دال، یہ غریب لوگوں کے دسترس سے بالکل باہر ہو چکے ہیں۔ لوگ خودکشیوں کے اوپر مجبور ہیں، حکومت ٹیکس لگا رہی ہے، مہنگائی کر رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنی جو حکومت ہے اس کو چلا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کو بھی چھیڑ رہی ہے۔ یہاں پہ مسٹر چیئرمین میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان فیڈریشن از دا موسٹ سینسٹو فیڈریشن آف دا ورلڈ۔ 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا، 18ویں ترمیم کے ساتھ مذاق کیا گیا تو یہ پاکستان کے جغرافیے اور سالمیت کے اوپر حملہ ہوگا۔ ہمارے وزراء بھی کہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ $200 ارب سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نیب کے میگا کرپشن سکینڈل نکالیں گے، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پاناما کے 436 افراد کو عدالتوں کے اندر لائیں گے۔ کہاں ہیں وہ 436 افراد؟ کہاں ہیں وہ $200 ارب؟ کہاں ہے وہ نیب کے میگا کرپشن سکینڈل؟ میں بتا دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب، ابھی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، آپ کنٹینر کے اوپر کھڑے نہیں ہیں، آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس نیب ہے، آپ کے پاس عدالتیں ہیں، آپ کے پاس FIA ہے، آپ کے پاس اینٹی کرپشن ہے، کیوں بے نامی اکاؤنٹ والوں کو نہیں پکڑ رہے؟ کیوں سوئس بینکوں کے پیسے نہیں لا رہے؟ کیوں پاناما کے باقی لوگوں کو گرفت میں نہیں لا رہے؟ کیوں میگا کرپشن سکینڈل ان کو عدالتوں کے اندر نہیں لا رہے؟ اگر آپ ان کو عدالتوں میں نہیں آئیں گے، اسی طرح لوگ اخبارات کے اندر تبصرے کریں گے کہ ہمارے وزیر اعظم بیکاری اعظم نظر آ رہے ہیں، ہماری چیف ایگزیکٹو چیف بیکاری بنتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت تبدیل ہوگی جب آپ سوئس بینک کے پیسے لائیں گے، جب آپ پاناما کے پیسے لائیں گے، جب آپ بے نامی اکاؤنٹ کے پیسے لائیں گے، جب آپ نیب کے میگا کرپشن سکینڈل کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے۔ اس لیے یہ جو حکومت ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ایک کٹی ہوئی پتنگ ہے، کوئی ڈائریکشن اس کا نہیں ہے۔ مختصر ترین وقت میں قوم کو مایوس کرنے کا ریکارڈ اس موجودہ حکومت نے قائم کر دیا۔ میں تو پھر آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ حکومت اور عوام کی زخموں پر نمک پاشی نہ کریں، مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالیں، اور سپریم کورٹ فوری طور پر جو توہین رسالت کا آسیہ مسیح کا کیس ہے اسے ٹرائل کورٹ میں بھیجیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ تھینک یو سینیٹر صاحب۔ منسٹر فار پیٹرولیم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، آج کے آرڈر آف دا ڈے کے ایجنڈا آئٹم نمبر 2 میں 3 ایشوز تھے۔
نیشنل امپورٹنس کے ایشو اور ان پہ بات ہونی تھی لیکن اتفاق